हेलो दोस्तों, चालू करते हैं चैप्टर नंबर 12। बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा है मैक्रो रिवीजन और मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कम टाइम में बीओपी का रिवीजन दे रहा हूं। ध्यान से समझेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे। बीओपी होता क्या है? बीओपी भैया एक है अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बीओपी क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो क्या रिकॉर्ड कर रहा है? बीओपी ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उन्हें रिकॉर्ड करता है। अब इसकी बात ध्यान से समझना, हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों पड़ता है? जब भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री के ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, इसका मतलब उस सिचुएशन पर हमें फॉरेक्स में चेंजेस देखने मिलेंगे, हमें फॉरेक्स का इनफ्लो होगा, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। इन सारी चीजों को हमें रिकॉर्ड करना होता है अकाउंट में, वो होता है बीओपी। इसलिए कहा जाता है बीओपी इज इन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। किसके किसके बीच? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में सबसे पहला होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और अब गुड्स की बात हो रही है तो भैया ये होते हैं टेंजिबल। क्या होते हैं ये? टेंजिबल। और अगर टेंजिबल हैं इसका मतलब इन्हें कस्टम ऑफिशियल्स आसानी से क्या कर सकते हैं? वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो भैया चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो गुड्स का, वो कहलाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। क्या सिर्फ गुड्स का आदान प्रदान होता है? क्या सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है? नहीं, सर्विसेज का भी वही केस है। सर्विसेज के केस में, दैट इज इनविजिबल आइटम के केस में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो कि क्या कहलाता है? इनटेंजिबल, जो कस्टम ऑफिशियल से वेरिफिएबल नहीं है। जो चीज दिख नहीं सकती उसका वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। हम लोग गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड कंसेप्ट। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड भी हो सकता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड भी हो सकता है। इन ट्रांजेक्शन को बीओपी में रिकॉर्ड करते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंड टू अब्रॉड, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जहां पर एसेट और लायबिलिटी पर इंपैक्ट आता है। वो ट्रांजेक्शन होते हैं कैपिटल ट्रांसफर, जिसका इंपैक्ट किस पे आता है भैया? एसेट्स और किस पर आता है? लायबिलिटी पर, चाहे बढ़ रहे हो कम हो रहे हो। इसका मतलब दो टाइप के ट्रांजैक्शन होंगे, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं या फिर कैपिटल रिसीट्स हो सकते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो भैया स्ट्रक्चर भी किसका फॉलो होगा? अकाउंटिंग का। तो किसी भी टाइप का इनफ्लो, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हमारी कंट्री में आ रहा है तो हमको उसको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज को वो बढ़ाता है, और बढ़ाता है मतलब वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है। और किसी भी टाइप का आउटफ्लो, जैसे हमने इंपोर्ट किया, जैसे हम घूमने के लिए गए, जैसे हमने बाहर परचेस किया, शेयर परचेस किए, मतलब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा रहा है इसलिए वो आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज डेबिट साइड। और क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है मतलब कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव इंपैक्ट। अब ध्यान रखेंगे, क्रेडिट अगर ज्यादा है तो सरप्लस, क्रेडिट कम है तो डेबिट, और अगर क्रेडिट और डेबिट इक्वल हो जाते हैं तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा पोर्शन बताता है? बैलेंस्ड पोर्शन। अब ध्यान से समझो, कभी कभी कोई कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम वाले ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना चाहती है। अगर वो सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहती है, इसका मतलब वो कौन से अकाउंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड को। अब ध्यान से समझना, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम है तो उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसे ट्रेड बैलेंस भी बोला जाता है, मर्चेंडाइज बैलेंस भी बोला जाता है। अब ध्यान से समझो, अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम अगर इक्वल है तो बीओटी में क्या आएगा दोस्तों? बैलेंस्ड बीओटी। अगर बीओटी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर ज्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से तो वो आएगा सरप्लस, और अगर एक्सपोर्ट कम हो जाता है इंपोर्ट से तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा डेफिसिट। लेकिन एक बात है, इसका मतलब सर बीओपी का पार्ट, छोटा सा पार्ट बीओटी होता है, तो मैं बोल सकता हूं बीओपी इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड।
इसका मतलब दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। बीओटी में सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं? विजिबल आइटम। जबकि बीओपी में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर को रिकॉर्ड किया जाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि हम लोग कैपिटल ट्रांसफर को लेते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सिर्फ विजिबल है, उसमें किसको इग्नोर कर देते हैं? कैपिटल। क्योंकि ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड को नैरो कंसेप्ट बोला जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को ब्रॉडर कंसेप्ट बोला जाता है। अब ध्यान देंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एडजस्टमेंट का। क्योंकि अमाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड छोटा है, क्योंकि वो सिर्फ विजिबल आइटम को कंसीडर कर रहा है, तो उसका डेफिसिट और सरप्लस अमाउंट कम आएगा। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट 4 ट्रांजैक्शन को कंसीडर कर रहा है, तो उसका डेफिसिट और सरप्लस क्या आएगा? ज्यादा। तो भैया ध्यान से समझो, अगर बीओपी में डेफिसिट है तो वो बीओटी के सरप्लस से एडजस्ट नहीं हो सकता। बट अगर बीओटी में डेफिसिट है और अगर बीओपी में सरप्लस है तो बहुत ज्यादा सरप्लस है, इस छोटे से डेफिसिट को एडजस्ट कर लेंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, बीओपी के कंपोनेंट, दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझना, करंट अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शन को नोट किया जाता है जिसका इंपैक्ट हमारी कंट्री के एसेट और लायबिलिटी पर नहीं पड़ता। तो किस पे पड़ता है सर? इसका पड़ता है इनकम और एक्सपेंडिचर पर, एसेट लायबिलिटी पर नहीं पड़ता। तो सर कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका इनकम और एक्सपेंडिचर में इंपैक्ट पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज विजिबल आइटम पढ़ चुके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम पढ़ चुके, यूनिलैटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड वो भी हम पढ़ चुके। करंट अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एंड पेमेंट मेड टू अब्रॉड। एग्जांपल के लिए, हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए थे, फॉरेन कंपनी के, जैसे एग्जांपल के लिए केएफसी के, तो केएफसी हमें शेयर खरीदने के बदले में प्रॉफिट दे रहा है, तो प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, मतलब हमारे लिए ये इनफ्लो है, और अगर हमारे लिए इनफ्लो है तो वो क्रेडिट में जाएगा, और अगर क्रेडिट में आ रहा है इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज उससे बड़ा होगा, तो पॉजिटिव। अगर हम कोई रेंट पे कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, तो भैया वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि उससे आउटफ्लो हो रहा है फॉरेक्स का, और उस अमाउंट से फॉरेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो इनकम में सर कौन सी इनकम की बात होती है? रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, आरआईपी याद रखेंगे। सर अगर करेंट अकाउंट के जितने भी रिसिप्ट वाले साइड हैं, अगर वो ज्यादा हो जाते हैं उनके पेमेंट से, तो क्या होगा सर? तो बैलेंस आ जाएगा करेंट अकाउंट का सरप्लस। और अगर करेंट अकाउंट का सरप्लस आया, इसका मतलब हम दूसरी कंट्री के लिए क्या दिख रहे हैं? लेंडर। मतलब हमें आना ज्यादा है भैया, तुम ज्यादा पेमेंट करने वाले हो, तो हम आपके लिए लेंडर दिख रहे हैं। अगर सर रिसीट्स कम हो जाती है और पेमेंट ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में हम दूसरी कंट्री के क्या दिख रहे हैं दोस्तों? बोरोवर। इसका मतलब हमें अब ज्यादा पे करना है, हमारे ऊपर बहुत सारी उधारी है। क्यों? क्योंकि हमारा पेमेंट होना ज्यादा है। हम लोग बीओपी के अगले कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 ट्रांजैक्शन है, बोरोविंग, लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब इसमें ध्यान से समझो, अगर हम बोरोविंग कर रहे हैं, बाहर से बोरोविंग कर रहे हैं, तो भैया ऑब्वियस सी बात है फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा? इनफ्लो। जब भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है वो किधर आता है? क्रेडिट साइड। और जब भी हमारे पास इनफ्लो आ रहा है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ा देता है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट। अगर हम लेंड कर रहे हैं, बाहर वाली कंट्री को पैसे दे रहे हैं, लो भैया उधार ले लो हमसे, तो वो होता है आउटफ्लो, और वो किधर आएगा? डेबिट में। और वो हमारी कंट्री का कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या इंपैक्ट देगा? नेगेटिव इंपैक्ट देगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। भैया देखो, कभी कभी इंडियन कंपनीज या इंडियन हाउस होल्ड्स बाहर की कंट्री के शेयर्स परचेस करते हैं, एट द सेम टाइम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कई लोग उठ के हमारी कंट्री के शेयर परचेस करते हैं कंपनी के। तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर के शेयर परचेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड,
तो इसका मतलब हमारे तरफ से आउटफ्लो हुआ। अगर आउटफ्लो हो रहा है तो वो किधर आएगा, डेबिट साइड, और क्योंकि उसकी वजह से हमारे फॉरेक्स कम हो गए इसलिए नेगेटिव इंपैक्ट। अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे मान के चलो बाहर से किसी ने हमारे रिलायंस कंपनी के शेयर परचेस किए 30%, इसका मतलब रिलायंस को उतने पैसे आए होंगे, तो इनफ्लो हुआ। और अगर बाहर से इनफ्लो हो रहा है तो इनफ्लो को कहां शो करते हैं, क्रेडिट साइड, और क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है तो हमारी कंट्री के लिए क्या शो होगा, वो पॉजिटिव इंपैक्ट। अब ध्यान देंगे, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, किसी भी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ना, वो उस कंट्री का असेट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, असेट कहलाता है। इसका मतलब अगर कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आ रहे हैं जो असेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के चेंजेस को भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट माना है। सर कब चेंजेस होते हैं, भैया दो ही टाइम पर चेंज होंगे, एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट। तो सर कैसे चेंज होगा, अगर एक्सपोर्ट होगा तो मतलब बाहर से इनफ्लो आने वाला है, तो जो लोग ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिनके पास अभी डॉलर आया, वो डॉलर नहीं रख सकते, वो तो किसको दे देंगे, आरबीआई को। तो आरबीआई को जब दिया हमने तो आरबीआई के तो रिजर्व बढ़ गए, लेकिन हमारे तरफ से डॉलर कम हो गए। तो जब भी रिजर्व में एडिशन होगा तो हमारे तरफ से फॉरेक्स गया था, और अगर हम लोगों को किसी भी तरह का फॉरेक्स से विड्रॉल करना है तो हमारे पास वो आया, इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ऑटोनमस ट्रांजैक्शन और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन कंट्री में प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, जिनको कोई मतलब नहीं है बीओपी के स्टेट से, वह डेफिसिट आए सरप्लस आए। जैसे कोई एक हाउस होल्ड बाहर से कुछ मंगवा रहा है, जैसे कंपनी बाहर से कुछ इंपोर्ट करे, जैसे कोई भी एंटरप्राइजेस बाहर से लोन मंगवा रहा हो, दैट इज, ध्यान से समझना, किसी भी तरीके से अगर कंट्री के बीओपी में डेफिसिट आ रहा हो, सरप्लस आ रहा हो, इस चीज को इग्नोर करके ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, वो कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, ऑटोनोमस। नाम ही ऑटोनोमस, दैट इज इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बीओपी। बीओपी में क्या होगा मतलब नहीं है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। हम सरप्लस पर ज्यादा वरिड नहीं होते, हमें ज्यादा टेंशन होता है डेफिसिट पर। अब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की रिसीट्स अगर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गए, सॉरी, अगर ऑटोनोमस पेमेंट्स ज्यादा हो गए ऑटोनोमस रिसीट से, तो उस केस में क्या आएगा, डेफिसिट। एंड डेफिसिट इज वरीड वाला पार्ट। गवर्नमेंट को एंट्री करनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन विद द एम ऑफ बैलेंसिंग द बीओपी। अब ध्यान से समझो, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेंट अकाउंट जो अपने ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है वो कौन से अकाउंट में परफॉर्म किए जाते हैं, तो ध्यान दो, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल सी बात है, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, वो करंट अकाउंट में चले गया। फर्म बाहर से मशीनरी मंगवा रही है, वो करंट अकाउंट में चले गया। लेकिन जो भी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में आते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, बोरोविंग। और जब भी ध्यान रखो, जब भी आप बोरोविंग करते हो तो वो किसका पार्ट बन जाता है, कैपिटल अकाउंट का। इसलिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हमेशा कहां परफॉर्म होते हैं, कैपिटल अकाउंट में। अब ध्यान देना, ये क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, डेफिसिट सिचुएशन को ठीक करने के लिए, टू कंट्रोल द डेफिसिट। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन पहले होते हैं इसलिए अबव द लाइन, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बाद में होते हैं इसलिए बिलो द लाइन। अब एक फेमस क्वेश्चन है कि बाहर से इंपोर्ट की गई मशीनरी कहां आएगी, इज इट कैपिटल अकाउंट क्योंकि एसेट बढ़ा रहा है, और इज इट करेंट अकाउंट। ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन है, बोरोविंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में आएंगे। तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन कौन सा अकाउंट दोस्तों, करेंट अकाउंट। यहां पर हमारा खत्म होता है चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू दोस्तों।